नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अब बिल्कुल आपके निकट है, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको सी सेट को भी थोड़ा ध्यान में रखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी सेट के चक्कर में ही बहुत सारे लोगों की नैया डूब जाती है, तो आपकी नैया ना डूबे इसलिए जब भी पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते हुए परेशान हुई इन क्लासेस में आ जाइए। क्यों? 40 सवाल लगभग मैथ रीजनिंग से आते हैं और उन 40 सवालों में से अगर 30 भी आप सही करके ले गए और 30 आप सही कर लोगे, अगर आपने 12 से लेके जो मैंने ये सीरीज चलाई थी 2012 से हमने इसमें सीसेट करना शुरू किया था और 2023 तक मैं पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगा, वहां तक अगर कर लेते हो तो 40 में से 30 सवाल आसानी से सही होंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। तो जब भी बोर हुआ करिए, आ जाया करिए आपकी इस प्यारी सी क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 2019 के जो क्वेश्चंस हैं, हमारे मैथ रीजनिंग के जो सवाल हैं उनको देखेंगे कि 2019 में क्या क्या सवाल मैथ रीजनिंग से पूछे गए थे और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? कथन कह रहा है, कथन है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए? अब आपको यह चेक करना है कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा नहीं। हां, साक्षरता को सुधारने के लिए यही एकमात्र उपाय है। क्या स्कूली शिक्षा फ्री कर देने से सारे के सारे साक्षर हो जाएंगे? चुनिया का मन नहीं कर रहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो तुम जबरदस्ती थोड़ी ले जाओगे। तो यह एकमात्र उपाय नहीं है। अगर ये लिखा होता अच्छे उपायों में से एक है तो सही होता। नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही बहुत बोझ है, बोझ और अधिक बढ़ जाएगा, ये भी कथन प्रबल नहीं है। क्यों? आर्थिक ढांचे पे बोझ है तो हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन की वजह से आर्थिक ढांचे पे बोझ बढ़ जाएगा, है ना। ये भी नकारात्मकता देता हुआ कथन है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष कथन प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, चलिए। सभी भारतीय धार्मिक हैं, तो हमने बना लिया सभी भारतीय, यानी धार्मिक के अंदर भारतीय बना ले, है ना। भारतीय ये हो गया धार्मिक। ठीक है, सभी पेंटर धार्मिक है, तो पेंटर भी क्या हो गए? धार्मिक हो गए। सभी पेंटर भारतीय हैं, अच्छा, सभी पेंटर भारतीय हैं, तो मतलब ये यहां आ जाएगा पेंटर वाला। अब क्या कह रहा है? इनमें निहित तर्क दोष क्या है? विग्रह तर्क दोष नहीं है, सत्तात्मक मध्यम पद नहीं है इनमें। जैसे इन्होंने कह दिया भारतीय धार्मिक है, ठीक है, पेंटर धार्मिक है, लेकिन इन दोनों का क्या आपस में संबंध है ये प्रॉपर नहीं दिया गया है, इस कारण इसमें अपर्याप्त मध्यम पद है ना। अनरिस्ट्रिक्टिव मिडिल मतलब मध्यम पद का अभाव है कि इन दोनों को कोई जोड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? अब कारण देखिए, हां, क्योंकि वैज्ञानिक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता, है ना। आता तो है लेकिन चलो ठीक है, नहीं, क्योंकि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते। अब देखो, दोनों में कॉमन बात कही गई है, तो या तो कथन एक हो सकता है या कथन दो, मतलब एक साथ दोनों सही नहीं होंगे। तो क्या होगा? एक, केवल एक सही हो सकता है, केवल दो सही हो सकता है, दोनों सही नहीं होंगे। अगर ऑप्शन या तो एक अथवा दोनों है तो हम वही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, या तो एक अथवा दोनों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अभी देख लेंगे कौन सही नहीं है। सभी मनुष्य मरणशील है, बिल्कुल ठीक है। आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। सभी मनुष्य मरणशील है। कुछ हाथियों के सूंड होती है, सभी हाथियों की सूंड होती है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ठीक है। सभी गुलाब लाल है, तो गुलाब लाल सभी नहीं होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, ये ज्यादा गलत है, जो सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विकास 49 छात्रों के कक्षा में 18वें क्रम पर है, तो आखिरी से उसका क्रम क्या है? तो सिंपल फार्मूला होता है किसी की भी, लेफ्ट प्लस राइट रैंक या अपर प्लस लोअर रैंक बराबर टोटल प्लस 1 होता है। ठीक, लगा दो। एक तरफ से रैंक दिया 18, दूसरी तरफ से पूछी है बराबर 49 और 1 50, क्वेश्चन मार्क बराबर 50 माइनस 18 मतलब 22, मतलब 32 हो जाएगा, है ना। 32वीं रैंक है भाई की दूसरी तरफ से। ठीक, चलिए, ये क्यों जोड़ते हैं टोटल में? क्योंकि हमने जिसकी लेफ्ट रैंक जोड़ी उसी की राइट रैंक जोड़ी, मतलब उस भैया को 2 बार जोड़ लिया, तो टोटल जितने लोग हैं उससे एक आदमी बढ़ जाएगा, ये फार्मूला होता है।
अब देखो यहां से प्रॉपर रीजनिंग के सवाल आने शुरू हो गए। इस पैटर्न पे पिछले 10 साल में 4-5 बार सवाल पूछा हुआ है। तो आप अगर कर लेते हो, ये फार्मूला याद कर लेते हो, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि डिकोड एग्जाम यूपी पीसीएस 2025 परीक्षा को लेकर एक बहुत बेहतरीन सा कोर्स लॉन्च कर चुका है, जिसमें आपको पहले से ही शेड्यूल वाइज प्रॉपर पहले से ही शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप समय से अपना जो है पढ़ सके, समय से अपनी चीजों को देख सके। क्योंकि हमने इसमें उन सभी मुद्दों को संबोधित किया है। एक लंबे डिस्कशन, एक लंबे चर्चाओं के बाद डिकोड टीम ने आपके लिए ये कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज के ड्रॉबैक होते हैं उनको हमने नोट डाउन किया कि भाई क्या क्या समस्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को पता ही नहीं होता है कब क्या चीज शुरू होगी, कब खत्म होगी, कौन मास्टर किस विषय की कितनी क्लास देगा, इवन कौन मास्टर पढ़ाएगा ये तक नहीं पता होता है। यहां हमने इसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश की है। आपको पहले ही पता है कि किस क्लास की, किस जो है सब्जेक्ट की कितनी क्लास होंगी, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, आप जो है चाहें तो यूपीपीसीएस 2025 के बैच में इनरोल हो सकते हैं। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच है ना। साथ ही साथ यहां आपको अध्यापक मेंस ओरिएंटेड लेक्चर भी बताएंगे कि मेंस में प्रश्न कहां से पूछा जा सकता है, कैसे पूछा गया है, इत्यादि इत्यादि। चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमसे पूछे, ये है ऑल इन वन कोर्स है, आप परचेज कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाह रहे हो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। यहां से आपको बेहतर जानकारी इससे संबंधित मिल जाएगी। चलिए, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। पवन के तो मतलब पवन अगर यहां है तो रतन कहां है, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम। तो पवन का रतन कहां है, रतन बाबू यहां है। कितनी दूर है ये 40 मीटर है। ठीक, फिर यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, मतलब इधर है, लल्लन भाई इधर है, कितने, ये भी 40 मीटर है। तो लल्लन रतन के किस दिशा में है, रतन के ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, बना लो रतन के डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी पूर्व, यानी रतन के पूर्व में है कौन, लल्लन। और अगर लल्लन के पूछा होता रतन किस डायरेक्शन में है, तो रतन हो जाता है इससे पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल हो जाएगा। डायरेक्शन से भी एक आध सवाल, देखो चैप्टर नोट करते रहो। पहला क्वेश्चन जो था रैंकिंग चैप्टर से था, ये दिशा परीक्षण से है ना, दिशा परीक्षण से ये सवाल पूछे ही जाते हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं, आपको इनको तो करते जाना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से अलग है ना, कौन सा भिन्न है, आंख, कान, दांत, ठुड्डी। अब देखो ठुड्डी एक अलग सिस्टम है, ये ठुड्डा है पूरा तुम्हारा, है ना, ये ठुड्डी होती है। तो आंख, कान, दांत जो है अलग अलग अंग है, ठुड्डी कोई अंग नहीं होता, चेहरे का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये है, इन्हें कहते हैं हलुआ सवाल। क्या, हलुआ सवाल। क्यों, ये बिल्कुल एज इट इज रखे हुए हैं, आपको जाना है टेस्ट कर लेना है। आगे चलते हैं। हलुआ क्यों कहते हैं, अगर आप हलुआ बनाना जानते हो तो आपको पता है कि हलुआ तुरंत बन जाता है। आगे चलते हैं। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 गांव दिए हैं ए से लेके एफ तक। ठीक है, डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में क्या है, डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, यानी डी अगर यहां है तो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में क्या है, एफ है। ये हमको दे दिया। अब हम ऐसा ढूंढेंगे जो डी से बात हो रही हो या एफ से बात हो रही हो। देखो डी या एफ की बात कहां हो रही है, यहां हो रही है। ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है, यानी ए कहां हो गया, यहां, ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी। अब हमारे 3 चीजें खुल गई, मतलब कनेक्टिंग जो है लिंक पकड़ो आप। अब या तो ए की बात हो रही हो, डी की या एफ की। तो देखो ए की बात यहां हो रही है, ए के 1 किलोमीटर पूरब में सी है, तो ए के 1 किलोमीटर पूरब में है, किधर हो जाएगा, इधर। तो ये सी हो गया 1 किलोमीटर पूरब में। फिर ई के 2 किलोमीटर उत्तर में ए है, तो ई के उत्तर में है, तो अगर ई में यहां बना दूं तो 1 किलोमीटर ये और 1 ये, तो ई के 2 किलोमीटर उत्तर में कौन हो गया, ए हो गया। फिर ई के 1 किलोमीटर पूरब में क्या है, बी है, तो ई के 1 किलोमीटर पूरब में बी आ गया। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने चीजें बना दी, वैसे वैसे हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया। हमसे क्या कह रहा है, एक कतार में पढ़ने वाले 3 गांव कौन से हैं, तो एक कतार में ये 2 पढ़ रहे हैं, ये भी 2 पढ़ रहे हैं, ये भी 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कतार में ये वाले तीनों गांव पढ़ रहे हैं, ए, डी और एफ। तो देखो ए, डी और ई कहां है, तो ए, डी और ई ऑप्शन नंबर बी में है, यानी एक कतार में 3 गांव पढ़ने वाले 3 गांव कौन से हैं, ए, डी और ई। सिंपल सवाल है। आगे चलते हैं।
यदि किसी निश्चित कोड में डेट को ये लिखा जाता है तो उस तरह कम को क्या लिखा जाएगा। देखो जहां एक का कोडिंग दी हो कि इसको ये लिखा जाता है और अगले को पूछा हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, तो फिर वहां संबंध ढूंढने की कोशिश करो। जहां दो या दो से ज्यादा की कोडिंग दे रखी हो तो फिर उसी में से पूछेगा, आगे उसका भी एक सवाल है। डेट यानी देखो DW उल्टा लिखा हुआ है, A का Z उल्टा लिखा हुआ है, T का G लिखा हुआ है और E का V लिखा हुआ है, यानी अपोजिट अक्षर लिखे हुए हैं। तो देख लो C का अपोजिट क्या होगा X, O का अपोजिट क्या होता है ना। तो X से शुरू कौन सा है X, L, O का अपोजिट L होता है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे। फिर आ जाओ M का अपोजिट N होता है, सिंपल L X N किस में है, ऑप्शन नंबर A में है। और E का अपोजिट क्या होगा, E का अपोजिट होता है V, है ना। चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत सरल सवाल है, आप केवल पीवाईक्यू कर लो ना, कितने भी मैथ रीजनिंग में कमजोर हो 40 में से 20 सवाल सही करके आओगे मिनिमम, अगर 12 से लेके पूरा 23 तक का वीडियो देख के जाओगे तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरे चित्र में x क्या है, अब देखो इसमें दिया है 17, 21, 119, यानी 17, 21 का ही कुछ रिलेशन बनेगा 119, है ना। 23, 24, 184। अब जरा कुछ करके देखो, जैसे मान लो कोई गुणा होती तो ये आधा होके गुणा हो रही होती, कुछ हो रहा होता, लेकिन नहीं है। 7 और 1 8, 2 और 1 3। अब मान लो मैं इनका स्क्वायर भी करूं 8 8 64, है ना, और 64 अट्ठे तो ज्यादा हो जाएगा 119 से। मान लो 64 गुणा 9 करूं वो भी ज्यादा हो जाएगा, 64 गुणा 3 भी। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिवाइडेशन करके देखा। फॉर एग्जांपल मैंने 119 को डिवाइड किया 17 से, तो 17 से जब 119 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34। ठीक है, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119 और 7 से इसका क्या संबंध है, गुणा 3। मैंने ये फाइंड किया। फिर मैं इधर देखूं क्या ऐसा है, 184 को मैंने 23 से डिवाइड किया, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा 23 से डिवाइड करके देखो 8 बार जाएगा, 23 अट्ठे, है ना, और 8 से इंटू 3 करा तो यहां भी 24 आ गया, मतलब ये मुझे मिल गया। अब मुझे कैसी संख्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिससे इसे डिवाइड करूं तो जो आए वो उसका 3 मतलब मल्टीप्लाई 3, यानी कितने 3 18 होते हैं, तो 6 3 18 होते हैं। यानी मैं जब इसको भाग करूं तो 6 आए, अब उसको 6 से भाग करूं या वैसे करूं तो 174 को मैंने 6 से डिवाइड कर लिया, 6 दूनी 12, 5 6 नेम 54, 29 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा टफ है लेकिन आप किए रहेंगे तो इस प्रकृति पे सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ए बी से अमीर है, सबसे सरल सवाल होते हैं। ए बी से अमीर है, इनमें बस कनेक्टिंग ढूंढो। सी ए से अमीर है, ठीक है, सी ए से अमीर बना दिया। डी सी से अमीर है, डी जो है और सी से अमीर है, लो थोड़ा नीचे लिख लो, ए बी और सी। डी जो है सी से भी अमीर है, मतलब सी से ऊपर है। ई सबसे ज्यादा अमीर है, लो ई सबसे ज्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीरी के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, सी का स्थान मध्य में होगा। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन अन्य से भिन्न है। देखो पहला जैसे तुमने देखा तुमको रिलेशन मिल गया, क्या रिलेशन मिल गया, 2 और 4 इनका अंक जुड़ के हो गए 6। इनका देखा f होता है 6, h होता है 8, 6 और 8 14, ये मिल गया। तुम्हें सबसे या तो अंक याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो a से लेके m तक ऐसे लिखो, n से लेके z तक ऐसे लिखो, सबके ऊपर नंबरिंग डाल दो, 1 मिनट लगता है इस पूरे काम को करने में। ठीक है, और कोई समस्या नहीं होगी। JL तो J 10, L 12, 22 हो गया, ये ठीक है। NP, N होता है 14, P होता है 16, मतलब 30 होना चाहिए, यहां 31 है। यही है जो इन अन्य से भिन्न है, बाकी तो सारे दोनों संख्याओं का जोड़ है, ये अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर रोज को ये लिख, देखो अब ये मल्टी वो वाले आ गए, रोज को क्या लिखा जा रहा है, ये चेयर को क्या लिखा जा रहा है, ये प्रीच को क्या लिखा जा रहा है, ये तो सर्च का कोड पूछा है। अब देखो एस को क्या लिख रहे हैं, इसमें एस को 2 लिख रहे हैं, और कहीं भी एस नहीं तो एस को लिख दो 2 से शुरू करो। ई को क्या लिख रहे हैं, ई को लिख रहे हैं 1, यहां से देखो ई को 1 लिख दिया। ए को क्या लिख रहे हैं, तो ए देखो कहां है, इसमें तीसरे नंबर पे ए को लिख रहे हैं 4। अब 214 जिसमें उनको रोको, बाकी 2 को हटा दो। फिर आर को क्या लिख रहे हैं, ये है आर को लिख रहे हैं 6, लगाओ 6, तो कहां बना, ऑप्शन नंबर ए में। और चेक कर लो, सी को क्या लिख रहे हैं 7,
H को क्या लिख रहे हैं 3, तो ये होना चाहिए 214 673 ऑप्शन नंबर ए में है। तो जब ज्यादाओं का कोडिंग दी है, एक की पूछिए तो उन्हीं में से होगा, एक दे के एक की पूछिए तो फिर उसका आपको संबंध ढूंढते आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम है ना, पीसीएस अब निकट है, आप चाहें तो मतलब जो लोग टेस्ट सीरीज ले ही चुके होंगे, आरओ के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपकी जो है लॉन्च है ना, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। आरओ की परीक्षा भी काफी दूर है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इन टेस्ट को लगाइए, निश्चित रूप से आप परीक्षा में लाभान्वित होंगे। ठीक है, अभी 2-3 महीने का समय आपकी आरओ की परीक्षा में है, तो इनको आप लीजिए, बढ़िया से लगाइए। बहुत बेहतरीन 9000 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला है ना। आपने यदि नहीं ली है तो आप एक गलती कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा, है ना। आप इसको ले लीजिए, खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे। इसमें 4000 प्रश्नों के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है ना। जो 4000 प्रश्न हैं वो सेक्शनल टेस्ट हैं और उनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो अपने आप में बहुत अच्छी टेस्ट श्रृंखला है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला महत्वपूर्ण सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बी भाई है ए का। ठीक है, जैसे जैसे कहे इनमें वैसे वैसे बनाते चलो। ए भाई है बी का, तो ए क्या है, बी का भाई है। ए का हमें, बी का भी हमें कुछ नहीं पता, ए भाई है। सी पिता है ए का, तो सी पिता है, तो सी पिता है ए का। डी भाई है ई का, तो डी और ई अभी हमें कुछ नहीं पता, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ई पुत्री है बी की, तो ई क्या है, बी की पुत्री है। ठीक है, ई बी की पुत्री है। और डी क्या है, डी भाई है ई का, तो डी जो है वो भाई है किसका, ई का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन हो जाएगा, डी का पापा हो गया, ये पापा होगी या मम्मी होगी। अब क्योंकि चाचा पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये पिताजी होंगे, तो डी के पापा ये, चाचा कौन हो गया ए, तो डी का चाचा कौन हो गया ए। सर ताऊ भी तो हो सकता है भाई, अंग्रेजी में अंकल ही कह रहे हैं दोनों को, तो अंकल लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो देखो समझो साल का पहला दिन, जैसे क्या होता है, जैसे आज मान लो सोमवार है तो 7 दिन यही हफ्ता चलेगा, 8वें दिन फिर सोमवार आ जाएगा। इसी प्रकार 14 दिन के बाद 15वें दिन फिर सोमवार आ जाएगा, मतलब 7 के दिन हटते चले जाते हैं। ऐसे 21 के बाद 22वां दिन ऐसे ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। मैंने इसे 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 1 15, 7 दूनी 14, एक एक्स्ट्रा दिन बचा। तो मान लो अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 1 जनवरी के बाद 8 जनवरी को रविवार होगा, 8 और 7 15 को रविवार होगा, 15 7 22 को रविवार होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस प्रकार सप्ताह पूरे होते चले जाएंगे। एक दिन सामान्य साल में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो यानी जिस दिन से साल शुरू हो रहा होता है तो लास्ट तक आते आते मान लो 52 सप्ताह हुए, तो 52 सप्ताह तो पूरे हो गए, फिर 53वां जैसी सप्ताह शुरू हुआ तो उसी दिन से शुरू होता है। तो 1 जनवरी 1995 को रविवार है तो 31 दिसंबर 1995 को भी रविवार होगा, लेकिन लीप ईयर में यह फिर एक दिन और कूद जाता है क्योंकि उसमें एक दिन जुड़ जाता है। तो 95 लीप ईयर तो है नहीं, तो 1 जनवरी 96 को कौन सा दिन होगा, इसके अगला रविवार और सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। कैलेंडर भी ऐसा प्रश्न, ऐसा पोर्शन है जिससे पेपर में सवाल पूछा ही जाना है, तो इनको आप अच्छे से करते रहिए ताकि आपके सीसेट की वजह से कोई दिक्कत ना हो। अन्य संख्याओं से भिन्न को चुनिए। 27 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब और ये 12 का स्क्वायर, तो यही अलग हो गया 144। बाकी सारे क्यूब हैं और ये इनमें से स्क्वायर है या वर्ग है, बाकी सारी घन संख्याएं हैं। चलिए, किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को यह लिखा जाता है, तो निम्नलिखित को क्या लिखा, किसके लिए, किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा। मतलब क्या है, उल्टा पूछा है, ये नहीं पूछा है सॉफ्टवेयर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बी का सी लिख रहे हैं, अब देखो उल्टा ही जैसे इन्होंने पूछा है वैसे ही लिखो, तो बी का सी लिख रहे हैं, यानी एस का क्या लिखेंगे, एस का एस पी क्यू आर है ना, तो सॉफ्टवेयर के लिए क्या लिखा जाएगा, मतलब आर, एक पीछे जाएंगे तो आर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहां है एक पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो आर लिखेंगे, आर एन ई तीनों में सेम है, आर एन ई एस यहां तक सेम है, तो यहां तक मिलाओ ही मत। ठीक, फिर 5वां अक्षर देखो क्या है, पी है और पी क्यू आर एस टी है ना, 4 सॉरी पाई टी यू का टी, टी यू
है ना, मतलब एक पहले वाला लिख रहे हैं, तो वैसे इसमें देख लो W, जैसे ये है TU, तो उसी हिसाब से इसमें एक एक कम करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ये आ जाएगा V, ठीक है, WV है ना, और फिर ZA अगले अगले अक्षर हैं ये RPQR, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, देख लो 398। सबसे पहले चेक करो क्या कोई वर्ग संख्याएं हैं, क्या वर्ग के आसपास की संख्याएं हैं, क्या घन संख्याएं हैं, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जोड़ घटा चेक करो, तो जोड़ घटा से ये होगा सही, है ना, 8 9 17 3 20, 7 5 12 9 21, 8 8 16 5 21, 6 6 12 9 21, बाकी सारी संख्याओं का टोटल 21 है, इसका टोटल 20 है, तो यही अन्य से भिन्न है। तो भिन्न छांटने वाले, अलग करने वाले ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। यदि रमन, ये सवाल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं, आराम से करो, हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, रमन मोहन से तेज दौड़ता है। रमन भाई जो है किससे तेज दौड़ रहे हैं, मोहन से तेज दौड़ता है। रमन मोहन से तेज दौड़ता है, लेकिन करीम से तेज नहीं, तो करीम इससे तेज हो गया, करीम इससे तेज हो गया, ठीक है। चलिए, करीम सुमन से तेज दौड़ता है, मतलब सुमन यहां कहीं है ना, सुमन करीम के नीचे ही है, लेकिन अभिनव से तेज नहीं, यानी अभिनव और ऊपर आ जाएगा। अब यहां जगह नहीं है तो मैं यहां केवल ए लिख देता हूं, अभिनव और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो जो करीम से तेज दौड़ रहा है वही सबसे तेज दौड़ेगा, यानी अभिनव। इनमें से अभिनव सबसे तेज दौड़ता है। ये पूछता कौन सबसे स्लो दौड़ता है, तो या तो मोहन होता, या क्योंकि सुमन का तो कुछ बताया ही नहीं है तो सुमन भी हो सकता था, लेकिन हमसे सबसे तेज पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी अभिनव। चलिए, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन की होगी। याद रखेंगे कि शताब्दी वर्ष होते हैं 100, 1000, 1200, है ना, 1300, सन 2400, ऐसे जो वर्ष होते हैं इनको 00 वाले शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 की होने के लिए 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना जरूरी है, 400 से डिवाइड होना जरूरी है। अब इनमें से एक ही, पहली बात तो शताब्दी वर्ष है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है, स्टार मार्क कर लो। इस सवाल का नंबर या तो हटेगा या कद्दू कटेगा, तो सब में बटेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्टार ही लगा हुआ है, देखो। अब देखो, विषम युग्म चुनिए। बदमाश सवाल है ये, शैतान प्रकृति के मास्टर ने सवाल बनाया होगा। तुम जब जनरेशन को यही सिखा रहे हो कि बोतल में मदिरा ही पी जाएगी, तो फिर उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो दूध पिएगा बालक, है ना। मतलब क्या आप बोतल में दूध भी तो लिख सकते हो ना, अभी बताऊंगा। देखो, तो बोतल में क्या आता है, मदिरा। एग्जामिनर के अनुसार, मेरे अनुसार दूध होना चाहिए, ठीक है। चलो, गेंद बल्ले में नहीं आती है, कप में चाय आती है, घड़े में पानी आता है। तो ए, सी और डी एक से हैं, लेकिन बी जो है इनमें से अलग है, तो इस मदिरा की जगह कर लो दूध। अब मास्टर ने नहीं कहा तो मैं तो सिखा ही दूं, ठीक है। जब आप सिखा ही ऐसी चीजें रहे हो बच्चों को, खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी, दिल पे नहीं लेना है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, देख लो पहले। सिंगल सिंगल वाले कितने हैं, सिंगल 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 बने ना, और कोई थोड़ी है, नहीं, 7 ये आए, प्लस डबल डबल वाले देखो 1 2, मतलब एक इनसे मिलके बना, एक ये बना 2, फिर एक इन दोनों से मिलके बना 3, एक इन दोनों से मिलके बना 4, है ना, 4 ये हो गए, 7 4 11, फिर 3 3 वाले देखो तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, फिर और बन जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 15 त्रिभुज होंगे, ठीक है। 15 ट्राइंगल इन दिस इमेज, ठीक। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या, ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया भाई, लेकिन इसका आंसर 71 है। जिसको समझ में आता हो वो देख लेना, याद कर लो, ये सब मुझे तो याद हो गया है। 3 5 5 9 7 41। अब जैसे ये श्रेणी तो इसमें समझ में आ रही है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। लेकिन ये 5 और 19 कैसे हो गए, मान लो 5 का स्क्वायर करके भी -6 किया, फिर ये 6 का स्क्वायर करके +6 किया, अच्छा, फिर 7 का स्क्वायर करके 7 7 49 माइनस, फिर भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब समझ के बाहर है ना। तो ये वाली सीरीज मेरी समझ में तो नहीं आई, हो सकता है आपकी में आ गई हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, सिंपल वे में कर दीजिएगा, मे भी किसी को समझ में आ जाए, ठीक है। या जैसे कभी कभी सवाल देखते समय समझ में नहीं आता है तो ध्यान रखना। चलो,
संख्याओं इतना इतना इतने इतने की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें इनको आरोही क्रम में लगाना पड़ता है ना, मतलब छोटे से बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? -4.8 -4.8, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? तो मैं इसके ऊपर नंबर डाल देता हूं, 1, इसके बाद 2, ठीक है, 2 के बाद इसके छोटा कौन है? 6.1। फिर देखो सबसे छोटा कौन है? 2.3, 3, 2.3 के बाद 3.5 से छोटा है क्या कोई? नहीं। 4, 3.5, फिर 5वां नंबर 3.9 का, फिर 3.9 के बाद 4.6 से छोटा है क्या कोई? नहीं। तो ये हो गया 6, 6 के बाद 5.2 ही है ना, 7, 7 के बाद देखो 5.2 के बाद कौन सा बड़ा है? ये है 7, 7 से ये है ना, तो 5. ये हो गया 8। अब 6 के बाद देखो कौन है? 6 के बाद देखो कौन है? 7, तो ये हो गया 9, है ना। इसी तरीके से इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे और ये फिर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, है ना। अब देखो एक ये बीच में छूट गया। माध्यिका निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, इनको आरोही क्रम में लिखो। आपका टाइम जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आरोही क्रम में लिखो। अगर विषम नंबर है, मान लो 7 संख्याएं हैं तो चौथा पद माध्यिका होगी। 8 संख्याएं हैं तो चौथा प्लस 5वां पद बटे 2, ठीक है, ये माध्यिका होगी। तो ये माध्यिका का सिंपल फार्मूला होता है, आप लोग कर लेना। 4.9 इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक विद्यार्थी के प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं को व्यतीत किया गया समय घंटों और डिग्री में दर्शाता है। सोने की तुलना में खेलने में कितना समय बिताता है? देखो भाई, सोने में कितना बिता रहा है? 120%। खेलने में कितना बिता रहा है? 30%। तो सोने की तुलना में खेलने में कितना हो गया? तो सोने की तुलना में खेलना 25% हो गया। सिंपल है भाई, यहां 120 रुपया खर्च कर रहा, मान लो यहां 30 कर रहा है, तो इसमें कितना कर रहा है? 25%। देखो 25% कहां है? ये निकालोगे कैसे? 30 सोने खेलने की तुलना में सोने की तुलना में खेलने में कितना समय व्यर्थ करता है? 30/120 गुणा 100, 3 चौक 12, 4 25, 25% समय व्यतीत करता है सोने की तुलना में खेलने में, ठीक है। चलिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब देखो यहां आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या? जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, अगर 2 को मैं हटा दूं तो अभाज्य संख्याएं सारी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम होती हैं। देख लो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद बढ़ाते चलो आगे 11, 11 के बाद 13, सब विषम होंगी। तो कभी भी 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्या नहीं हो सकता भाई। 2 विषम संख्याओं का योग सम नहीं होगा। मान लो जोड़ लो 7 और जोड़ लो वो, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? तो दूसरी संख्या उनमें से क्या होगी? एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, बस हम कर लेंगे। मतलब एक संख्या हम मान लेंगे सबसे छोटी अभाज्य जो है 2 है। अब 2 के बाद क्या होगा? 2 के बाद मैं जोड़ूंगा एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, यानी एक x हो गई तो दूसरी x + 24 हो गई। योग कितना है इनका? 100। 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 26 इसमें से इधर जाके घट जाएंगे। 100 में से गए 26 यानी 74। x बराबर कितना हो जाएगा? इस 74/2 यानी 35 और 2 37 हो जाएगा। एक संख्या 37 हो जाएगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 37 में जोड़ लो 24, 37 + 24, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगी संख्या। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है किंतु 3 से भाज्य नहीं? देख लो। अब देखो 7 का पहाड़ा लिखो जो 11 से 14 के बीच में, यानी 7 दूनी 14, 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49। तो ये हो गई 11 से लेके 50 के बीच की संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य हो गई, 3 से विभाज्य नहीं है। अब 14 3 से विभाज्य नहीं है तो एक तो ये हो गई, ये 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। फिर 35 3 से विभाज्य नहीं है, 42 3 से विभाज्य हो जाएगा और 49 3 से विभाज्य नहीं है। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 4 ऐसी हो गई जो 7 से तो विभाज्य हैं लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। ठीक, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके करने का तरीका समझ जाइए, आराम से कर लोगे। इसको ऑप्शन से करना चाहिए इस सवाल को। देखो, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल कितनी है? 200। खोपड़ा सबका कितना होगा? एक ही होगा। मासाव का भी एक है, खरगोश का भी एक होगा, कबूतर का भी एक होगा। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनकी संख्या 580 है। क्यों? क्योंकि खरगोश के तो 4 पैर हैं और कबूतर के 2 पैर हैं। वाह बेटा कबूतर। अब चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं ये हमसे पूछा है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर चिड़ियाघर में 90 कबूतर हो, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं बेटा कबूतर और इधर लिख देता हूं बेटा खरगोश, ठीक है। चलो, तो अगर मान लो मैं मानता हूं कि कबूतर पूछे हैं तो इन चारों में से ही कोई होगा। अब 90 अगर कबूतर हैं तो खरगोश कितने होंगे, क्योंकि सिर्फ 200 हैं, खरगोश होंगे 110। टोटल पैर गिनना जरा, कबूतर के 2 यानी 180 पैर हो गए और खरगोश के 4 यानी 440 पैर हो गए। जोड़ो जरा, क्या 580 बात बन रही है? सर नहीं बन रही। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। अगला क्या है? 110 कबूतरों की संख्या। तो कबूतर अगर 110 हो तो बेटा खरगोश कितने होंगे? 90। गिनो जरा पैर कितने हो गए? 220 पैर गिनो, 9 चौक 36, 360 जरा जोड़ना, दोनों 580 ही आ रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है सर, मतलब 110 तो कबूतर हैं और खाप और खरगोश कितने हैं? 90। हमसे पूछा है कबूतर, ऑप्शन से करोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एक्स वाई नहीं, ठीक है। ये टाइप का जब भी सवाल आए, कई बार कई परीक्षाओं में कई तरीकों से यह सवाल पूछा गया है, हमेशा ऑप्शन से करोगे, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 साल में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी होगी? अभी देखो, पहले 5 साल में कितनी हुई? दुगनी, यानी 5 साल में कितनी हो गई? 24,000। 10 साल में फिर दुगनी होगी तो कितनी हो जाएगी? 48,000। अगले 15 साल में यानी 5 साल में फिर दुगनी होगी यानी 96,000। और 20 साल में कितनी हो जाएगी? 96 की दुगनी यानी 1,92,000 रुपया ये धनराशि हो जाएगी। तो बताइए क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? ठीक है, चलिए 1,92,000 रुपया हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। एक माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है। मतलब अगर बेटी x है, मम्मी कितनी है? 4x, पापा कितने हैं? 5x। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है ना, यानी 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x बराबर 135, यानी 9x बराबर 135, यानी x बराबर 15 हो जाएगा। 135 बटे 9, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, 15 हो जाएगी। तो बिटिया कितनी साल की हो गई? 15 साल की हो गई लाली, यानी अभी 10th कर रही होगी। ठीक, तो कितनी उम्र हो गई? 15 वर्ष। चुन्नी की उम्र 15 साल है। सिंपल सवाल है, आयु वाले सवाल भी पेपर में आपसे 2-4 पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आयु वाले सवालों को भी थोड़ा ध्यान रखोगे आप, क्योंकि यहां से भी आपका परीक्षा में प्रश्न प्रायः बनता ही है। आगे चलते हैं। दो समुच्चयों a और b के लिए a माइनस b क्या होगा? देखो, ये माइनस वाला क्या चक्कर होता है? मान लो a में इतनी संख्याएं हैं, b में इतनी है, तो a माइनस b, पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, a माइनस b यानी ऐसी चीजें जो a में से b को हटा दो जो b की है, तो a बच जाएगा और a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? 0 या a कप a। मतलब कप क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। ये कप क्या होता है? पहले सवाल पूछे जाते थे, एक आध सवाल फिर भी कोई मास्टर डाल देता है। कप में क्या होता है? कॉमन चीज आ जाती है। तो a और a में क्या, a और b में क्या कॉमन होगा? जो दोनों, मतलब जो दोनों में कॉमन हट जाए, बचे हुए आ जाते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर ये सही होता है कि माइनस माइनस कैप हो जाता है। ठीक है, इसको कप बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं। माइनस माइनस कैप हो जाता है, प्लस प्लस कप हो जाता है। ठीक है, यही a प्लस b होता तो इसका आंसर ये होता। ठीक, आगे चलते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका तथा बहुलक का अंतर क्या है? लो भाई, माध्यिका लिखो पहले तो इनकी, फिर बहुलक, तो वही सिंपल है ना। इस सवाल को आप कैसे करें? संख्याएं गिन लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इनको पहले क्रोनोलॉजी में सेट कर लो। माध्यिका देख लो, जैसे बहुलक तो मुझे इसमें 42 सा दिख रहा है, 42 कई बार है ना। तो इस हिसाब से माध्यिका मैंने आपको बता दिया कैसे निकलती है। सारे पद को आरोही क्रम में लिखो, मैं लिखूंगा 5 मिनट जाएंगे, है ना आपके। तो सारों को आरोही क्रम में लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं एक सवाल, ठीक है, इसको कर लेते हैं ताकि आपको, मैंने एक ऐसे ही बता दिया था, दूसरा करके बता दूं, समझ में आ जाए। तो ढूंढो, सबसे छोटी संख्या भी 25 ही मिली है, 25 से छोटी तो कोई नहीं है, 25 से छोटी कोई नहीं है, लिखा मैंने 25, 25 भी एक ही बार है ना। फिर देखो 25 के बाद 29 है, 29 और 29 तो कोई नहीं है, नहीं है, मैंने 29 लिख दिया 25 के बाद। फिर देखो 29 के बाद 33 दिखी मुझे, 33 से छोटी कोई 30 है, तो पहले मैंने 30 को काटा, 30 लिखा, 30 से छोटी तो कोई होगी नहीं 29 के बाद। 30 के बाद 33 से पहले 32 भी दिख गई, तो 32 एक ही बार है, तो 32 लिख दिया मैंने। ठीक है, 32 के बाद मुझे 33 एक बार यहां दिखा, 33
और फिर देखो एक बार ये 33, ये 33, ये 33, ये रहा, 2 बार 33 दिख गया। ठीक, फिर 33 के बाद देखो कौन सी छोटी, अभी 65 दिखी, फिर 60 है, 54, 53, 42 है, 42 छोटी है, तो 1 42, 2 42, 3 42, 3 बार 42, तो 42 42 42। ठीक है, 42 के बाद देखो 48 45 है, 45 46 47, ये तीनों क्रम से हैं, तो 45 46 47। ठीक है, ये तीनों लिखे, फिर इसके बाद 48 भी है, तो 48। ठीक है, अब आ जाओ इधर, 48 के बाद 51 दिख रही है ना, 51 दिख रही है, यानी 51 है, 51 काट दिया, 52 है, 53 है, 54 है, तो 51 52 53 54, ये सारे हो गए। फिर उसके बाद 60 है, 65 है, 72 है, लिख लो 60 65 72। इसमें समय लगेगा भाई, ऐसे सेट तो करना ही पड़ेगा ये। तो देख लो 20 संख्याएं हो गई क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गई। अब क्या कह रहा है, माध्यिका और बहुलक। तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी इसकी मतलब बीच वाला पद है ना, तो बीच वाला पद कितना हो गया, 10वां पद, 10वां और 11वां पद का जोड़ बटे 2, तो 10वां और 11वां 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 10, 10वां पद कितना हो गया 43, और 11वां पद कितना हो गया 42 के बाद 45 है शायद, 43 नहीं है, 1 मिनट, 43 है क्या इसमें, 45 तो है नहीं है, तो 45 और 46, तो 45 और 46 को जोड़ लो, 45 प्लस 46 बटे 2 कितना हो जाएगा, काउंट कर लो, 45 और 46 ये हो गए आपके 45 प्लस 46 बटे 2, तो देखो यानी 40 40 80 80 90 91 बटे 2, यानी ये हो गया आपका 45 और 1 45.5 हो गया है ना। ये तो हो गई आपकी माध्यिका। बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बार आए, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, 42, और कोई है ही नहीं 3 बार, -42, कितने बच गए 3.5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो समय लगेगा लेकिन ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, तो एक मैंने आपको करके भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आएगा तो नहीं बताऊंगा अब। चलो, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन का क्या सत्य है, लाभ होगा। 10 कमीज मान लो 100 रुपए में खरीदी उसने और 8 कमीज 100 रुपए में बेच दी, तो यानी एक कमीज का मूल्य यहां से कितना हुआ 10 रुपए, यहां से कितना हुआ 12.5 रुपए, 12.5 रुपए हुआ, मतलब लाभ कितना हुआ 2.5 रुपए का, 2.5 कितने पे 10 रुपए पे गुणा 100 निकल आया, ये हो गए 250 कट के 100 और इससे 1 0 कट गया, यानी 25% लाभ का सौदा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये कह रहे हैं त्रिभुज की हर भुजा बाकी दोनों भुजाओं के योग से 4 कम है। हमने लिख लिया a बराबर b प्लस c माइनस 4, b बराबर c प्लस a माइनस 4 और c बराबर a प्लस b माइनस 4। यही तो कह रहे हैं त्रिभुज की एक भुजा अन्य 2 भुजाओं के योग से 4 कम है। हमने समीकरण बना ली, समीकरण 1 2 3 को जोड़ दिया, तो ये a प्लस b प्लस c हो गया, इधर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 12 हो गया। अब ये इसको जब इधर ले जाएंगे तो a प्लस b प्लस c रह जाएगा और 12 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हमें मिल गया a प्लस b प्लस c बराबर 12। ठीक, अब देखो मान रख दो, समीकरण 4 यानी ये और 1 से a का मान रख दिया हमने यहां, जब a का मान रखा तो a का मान निकल के आ गया 4, उसी प्रकार b का मान निकल के आ गया 4, c का मान निकल के आ गया 4, यानी समीकरण भी संतुष्ट होगी। और त्रिभुज जब तीनों भुजाओं का मान 4 4 4 है, यानी एक भुजा का मान अन्य 2 भुजाओं के टोटल से 4 कम है, यानी अन्य 2 भुजा भी 4 4 की 8 माइनस 4 बराबर 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारी भुजाएं समान, मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो √3/4 गुणा 4 गुणा 4, 1 4 से 4 गया, 4√3, ये क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में हमसे पूछा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर और गुणनफल इतने अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर क्या है। देखो क्या कह रहा है, उनका योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात ये है, a प्लस बी बराबर 5x हो गया, a माइनस बी बराबर x हो गया, ab बराबर 18x हो गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया,
जब इन दोनों को जोड़ा तो 2a बराबर 6x हो गया, a बराबर 3x हो गया, b बराबर 2x हो गया, इससे यहां से निकल आया। अब a और b का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी एक हमें x मिल गया ना, और ये ab बराबर कितना है 18x है, यहां से हमने देख लिया 3 गुणा 2, यानी यहां से हमें मिल गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 18x, तो एक x से एक x कट गया, 6 तिया 18, x बराबर 3 हमें मिल गया। जब x बराबर 3 हमें मिल गया तो हमारा a और b दोनों का मान भी निकल आया, a बराबर 9 और b बराबर 6। फिर हमने जो हमसे पूछा है दोनों के वर्गों का अंतर, तो 9 ने 81 माइनस 6 छंग 36, दोनों को घटा लिया, कितना 36 घटाओ, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 बचा, जो कि इसका आंसर होगा। तो जैसे प्रश्न का है इस प्रकार, जैसे जो बड़े सवाल हो उनमें जैसे प्रश्न कहता रहे वैसे समीकरण बनाते रहो, आप समीकरण बनाते बनाते समीकरण तक पहुंच जाओगे, मतलब उत्तर को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, 2-4 सवाल और हैं। यदि बहुपद x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंडीय है तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे? इसको क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेंगे x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड किया मैंने किसको, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, मैं डिवाइड करता आ रहा हूं। देखो अब x से x क्यूब बनाने के लिए मुझे x स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा, मैंने गुणा करी मतलब भाग किया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा जब इसकी इससे गुणा होगी, 2x स्क्वायर, यहां घटाया तो x क्यूब तो कट गया, ये कितना बचा 2x स्क्वायर। ठीक है, मतलब 6x स्क्वायर हो गया, माफ कीजिए ये 6x स्क्वायर हो गया, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो गया। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 3x, अब x को 6x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 6x से गुणा करनी पड़ेगी, 6x करी तो ये 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 छिक्का 12x हो गया, तो इसको जब घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस है, यानी 9x यहां से बचेगा माइनस के माइनस 18, मतलब मुझे गुणा करनी पड़ेगी माइनस के 9 से, तो माइनस के 9 से गुणा करी तो ये हो जाएगा 9x माइनस, है ना, ये हो जाएगा 2 9 18, तो इस तरीके से ये यहां से समाप्त हो जाएगा। और फिर इस समीकरण को हम छेद लेंगे, तो इस समीकरण को करने के बाद हमें क्या होगा, इस समीकरण को करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ये जो हुई। फिर मैं ऐसी 2 संख्याएं देखूंगा जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 हो और जिनका योग क्या हो 6 हो, तो x प्लस 3 मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यही पूरा दिखाया है। ठीक, चलिए, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, 20% छात्र प्रथम श्रेणी में पास हो रहे हैं। यदि डेटा को एक पाई चार्ट के द्वारा निरूपित किया जाता हो तो पाई चार्ट में 100% बराबर कितने होते हैं, 360 डिग्री के, है ना, तो इससे किया जाता है, यानी 10% बराबर कितने के हो गए, 36 के, 10% इज इक्वल टू 36, तो 20% इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा 72, यही हमसे पूछा गया है। तो प्रथम श्रेणी का केंद्रीय कोण कितना है 20%, यानी 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि 10% बढ़ती है, ये भी वही है, 10 बढ़ाओ तो 10 बढ़ जाए, जो वाला फॉर्मूला है 10 बढ़ाया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से जो सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 21 होगा। वैसे भी याद कर लेना कि अगर 10% हम जो है क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या उसकी त्रिज्या 10% बढ़ा, क्षेत्र परिधि 10% बढ़ रही है तो त्रिज्या 21% बढ़ेगी, ये दिमाग में रखना। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये सवाल भी पेपर में कई बार पूछा गया है। सिंपल फार्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये एक सूत्र है। इस सूत्र से सीधा सीधा सवाल बनता है। अब एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है 144, एक संख्या कितनी दी है 36, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, कर लो 12 तिया 36, 3 से इसको काटा 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी b इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, b इज इक्वल टू 48, या दूसरी संख्या इज इक्वल टू 48 हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है,
दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला होता है इसका भी, समांतर चतुर्भुज का d1 स्क्वायर गुण प्लस d2 स्क्वायर, यानी विकर्ण पहला प्लस विकर्ण दूसरे का स्क्वायर बराबर उसकी लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर का दुगना होता है। या मैं ऐसा कहूं कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, है ना, बटे 2, तब भी बात सही है। अब देख लो जो जो हमें दिया है ना, इन्होंने लगा दिया। 26 एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण पूछा है, 17 एक भुजा दी है 11, 26 का स्क्वायर 676, d2 का स्क्वायर निकालना है, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके d2 का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग बराबर दोनों विकर्णों के योग का आधा। ठीक, चलिए, या फिर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर दोनों भुजाओं की वर्गों के योग का दुगना। यह फॉर्मूला होता है किसका, समांतर चतुर्भुज में। अंतिम सवाल देखते हैं, यह किससे विभाज्य है, तो इसके गुणनखंड कर ले हम। देखो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन उठाओ, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, है ना, माइनस का एक उठाया तो 2x और ये माइनस एक उठाने के चक्कर में प्लस 1, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यानी 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 1, यानी ये तीन इसके गुणनखंड होंगे जिनसे ये विभाज्य होगा। गुणनखंडों से कोई भी संख्या विभाज्य होती है। तो देखो x प्लस 1 x माइनस 1 कहीं नहीं दिया है, तो 2x प्लस 1 देखो कहां दिया है, 2x प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो व्यंजक 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किससे डिविजिबल होगा, वो होगा 2x प्लस 1 से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार 2019 के सी सेट में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हमने देख लिया, समझ लिया। इसी क्रम में 3-4 क्लासेस आपकी सी सेट वाली रह गई हैं, आपके प्रीलिम्स से पहले करा दूंगा। जिन साथियों ने नहीं देखी हैं, 2012 से इस चैनल पर मैंने सी सेट की क्लास करानी शुरू की है, क्योंकि वहीं से प्रॉपर जो आज का सी सेट है वो आपके पेपर आना शुरू हुआ है। तो इसको आप देखिए, अच्छे से करिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस अपने मित्र मंडली, दोस्त सखा सहेलियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।